हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किस सन में शुरू हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, सन 1934-1935 में। सन 1934-1935 में राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रणजी ट्रॉफी दी जाती है वो किस क्षेत्र में दी जाती है, खेल क्षेत्र में दी जाती है। और खेल क्षेत्र में भी कौन से खेल में दी जाती है? क्रिकेट खेल में दी जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, सन 1934-1935 में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के कितने प्रतिशत को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है? 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के कितने प्रतिशत को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है? तो ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान किया जाता है? ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 75%। तो 75% यहाँ पर सही आंसर होगा। ग्रामीण आबादी के लिए कितना है? 75%। और शहरी आबादी के लिए कितना है? 50%। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा श्रीधर ने 2018 में किस नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो राधा श्रीधर जी को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, लेकिन पूछा ये गया है कि राधा श्रीधर जी को कौन से नृत्य के लिए सन 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? सही आंसर है ऑप्शन 4, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में राधा श्रीधर जी को सन 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कथक। कथक नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य है और उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है मणिपुरी। मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है? मणिपुर राज्य का नृत्य है। ओडिसी नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य है और ये है जो उड़ीसा राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर तो आपको ये ध्यान रखना है कि राधा श्रीधर जी को जो 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था वो भरतनाट्यम नृत्य के लिए मिला था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा है कि किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? 50वें मुख्य न्यायाधीश ही वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा है कि द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार कब दिया जाता है। 29 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और उसी दिवस पर ही द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया जाता है। ये द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि टीम के अध्यक्ष को दिया जाता है, टीम के कप्तान को दिया जाता है, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है या फिर टीम के कोच को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, टीम के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह किस अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन में अधिनियम लिखे हुए हैं, जैसा कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है किशोर न्याय अधिनियम, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है हिंदू दत्तक अधिनियम और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है भारतीय अधिवक्ता अधिनियम। पूछा प्रश्न में ये गया है कि शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति
जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वे किस अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, किशोर न्याय अधिनियम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 12वीं अनुसूची। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा है कि कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है नीति आयोग। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय सामाजिक अधिकारिता संगठन। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है भारतीय रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी कि NSSO। एन से होगा यहाँ पर नेशनल, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। एस से होगा यहाँ पर सैंपल, सैंपल होता है नमूना। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है ना कि राष्ट्रीय नमूना, फिर लिखा हुआ है सर्वेक्षण, तो यहाँ पर इस एस का मतलब होगा सर्वे और ओ का मतलब होगा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 में पूछा गया था कि कौन सा भारतीय संगठन है जो देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर है NSSO, या फिर आप इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हो, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है त्रिपुरा। ऑप्शन 2 है असम। ऑप्शन 3 है हैदराबाद। ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हैदराबाद। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा हैदराबाद रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अशोक। अशोक मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। तो यहाँ पर आपको वीडियो में 10 प्रश्न हल करवाए गए हैं और आपके लिए अब एक प्रश्न दिया जा रहा है जो इस वीडियो में हल करवाया गया है। तो अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और आपको ये जानना है कि आपने कितने अच्छे से इस वीडियो को देखा है और क्या आप सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हो या अभी आपको और भी अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।